अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल में क्या फ़र्क होता है, यानी कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी और ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी, दोनों में क्या फ़र्क होता है, इस पर तफ़सील से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों से गुज़ारिश है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं आप लोगों को जो लीगल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करूँ। इस तरह आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या कानून में हमारे राइट्स हैं और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक आपको बताया है कि ज़मानत प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल में क्या फ़र्क है। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती, यानी कि पुलिस आपको गिरफ़्तार नहीं करती, तो आपने क्या करना है, आपने थाने नहीं जाना। अगर आप थाने गए तो पुलिस ने आपको गिरफ़्तार कर लेना है। आपने सेशन कोर्ट में आकर अपनी ज़मानत प्री अरेस्ट बेल पिटिशन फाइल करनी है, इंटरम बेल हासिल करनी है। उसके बाद आपने थाने जाकर शामिल तफ्तीश होना है। उसके बाद आपकी जो बेल है वो उस पर फाइनल डिसीजन आएगा, या वो एक्सेप्ट होगी या फिर वो खारिज हो जाएगी। इसी तरह अगर खारिज हो जाए तो फिर आपने उसको हाई कोर्ट ले जाना है, हाई कोर्ट से खारिज हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइएगा। अब पोस्ट अरेस्ट की बात करते हैं। पोस्ट अरेस्ट में ये होता है कि किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ एफ़आईआर हो चुकी होती है, उसको पता नहीं होता। पुलिस रेड करती है उसके घर पर या उसके कारोबार की जगह पर और उसको गिरफ़्तार कर लेती है। अब यहाँ पर प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी कि अब काम बढ़ जाएगा। उसका मामला ये होता है कि जब पुलिस किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करती है तो फिर पुलिस पाबंद है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़िम को एरिया मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश करे। उसके बाद जब पुलिस मुल्ज़िम को अदालत के रूबरू पेश करती है तो पुलिस उसका रिमांड हासिल करती है। इस तरह 14 दिन का रिमांड होता है। अगर अगर ज़्यादा संगीन जराइम हो तो 14 दिन का रिमांड मिल जाता है। अगर कोई माइनर ऑफेंस हो तो रिमांड फिर कम होता है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास मुल्ज़िम 2-3 दिन रिमांड पर मौजूद रहता है। अब क्या होगा, जब रिमांड ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो मुल्ज़िम जुडिशल हो जाएगा। जब मुल्ज़िम जेल चला जाएगा तो उसके बाद उसकी जो ज़मानत है पोस्ट अरेस्ट बेल, यानी कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर होगी। उसके बाद मुल्ज़िम की अदालत से ज़मानत मंज़ूर होगी या फिर रिजेक्ट होगी। जैसे मैंने बताया, अगर रिजेक्ट होगी तो फिर हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ये मैं एडवाइस करता हूँ, कभी भी अगर आपको पता लग जाए कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो आपने कभी थाने नहीं जाना, बल्कि आप प्री अरेस्ट बेल पिटिशन फाइल करके अपने आप को सिक्योर करें। क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा होता है उसका जो मेन मकसद होता है, उसका मकसद यही होता है कि आपको वो गिरफ्तार करवा कर रिमांड पर पुलिस को पैसे देकर आपके ऊपर तशद्दुद करवाए। तो अगर आप अरेस्ट हो गए तो फिर तो समझ लें कि आप मुद्दई का जो मकसद है वो पूरा हो गया। अगर आप गिरफ्तार नहीं होते और प्री अरेस्ट बेल पिटिशन फाइल कर देते हैं तो उसमें अदालत एक चीज़ बड़ी अहम जो ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिजा करती है वो ये होता है कि मेला फाइड ऑफ द कंप्लेनेंट क्या है, यानी कि मुद्दई की बदनीयती क्या है, किस बुनियाद पर मुद्दई ने यह मुकदमा दर्ज किया है, और क्या मुद्दई मुल्जिम को ह्यूमिलेट तो नहीं करना चाहता, यानी कि उसकी तजलील तो नहीं करना चाहता। ये दोनों मेन फैक्टर्स हैं जो कोर्ट ने प्री अरेस्ट बेल पिटिशन में, यानी कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में समाअत के दौरान ये मुलाहिजा करना होता है। इसी तरह जब मुल्ज़िम जेल में हो और उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल पिटिशन फाइल हो, यानी कि सेक्शन 497 के तहत जब वो अपनी ज़मानत दायर करता है। सेक्शन 497 एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है जो बेल को डील करता है। 497 में जो ग्राउंड्स हैं बेल की, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले 497 ए को डिस्कस करते हैं कि अगर मुल्ज़िम जेल में हो और काफ़ी अर्सा हो चुका हो तो उसकी ज़मानत स्टैचूटरी डिले के ऊपर फाइल की जाती है। इसी तरह को कोई माजूर हो या कोई डिसेबल हो या कोई बीमार हो, खातून हो, तो उनकी ज़मानत भी इस सेक्शन के तहत ली जा सकती है। उसके बाद 497(2) में देखा जाता है कि क्या ऐसी कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं जिससे ये लगे कि मुल्ज़िम ने ये ऑफेंस कमिट किया है। अगर रीज़नेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट ना कर रही हों तो फिर जो मुल्ज़िम की बेल पिटिशन है, पोस्ट अरेस्ट बेल पिटिशन, वो 497(2) यानी कि फर्दर इंक्वायरी में फाल करती है और मुल्ज़िम की इस तरह ज़मानत हो जाती है। 497(3) में ये है, अगर कोर्ट मुल्ज़िम को बेल ग्रांट करती है तो वो अपने रीज़न्स बताएगी। 497(4) में ये है कि ट्रायल चल रहा है
लेकिन मुलजिम के केस का अभी फैसला नहीं हुआ, तो कोर्ट उसके फैसले से पहले भी मुलजिम को ज़मानत दे सकती है। उसके बाद 497(5) है। ये एक बेहतरीन कोर्ट के पास ऑप्शन होती है कि अगर मुलजिम की बेल कोर्ट ने ग्रांट कर दी और मुलजिम ने दोबारा सेम एक्ट किया या उसके कोई 497(5) में पिटिशन आ जाती है, तो फिर अदालत ये अख्तियार रखती है कि उस मुलजिम की जो ज़मानत है वो खारिज फरमा दे। तो ये बेल के ऊपर सेक्शन 497, 498 ज़ाब्ता फौजदारी, ये 2 सेक्शन हैं जो डील करते हैं। और बेल में अक्सर औक़ात सबसे पहले यही देखा जाता है कि मैलाफाइडी ऑफ द कंप्लेनेंट क्या है, यानी कि मुद्दई की क्या बदनीयती है जिसकी वजह से उसने मुलजिम पार्टी को इस एफआईआर के अंदर इम्प्लिकेट किया या मुकदमे के अंदर इम्प्लिकेट किया। तो उसके बाद जब बेल हो जाती है, तो बेल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि तो फिर मुकदमा ख़त्म हो गया। हमेशा ज़मानत हो जाने के बाद ट्रायल कमेंस होता है, ट्रायल शुरू होता है, उसमें एविडेंस आती है। ट्रायल हो जाने के बाद फिर मुलजिम या तो बरी होते हैं या फिर मुलजिम सज़ा हो जाते हैं। अब क्या किसी शख्स के ख़िलाफ़ अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए तो क्या वो ख़त्म हो सकता है? कि क्रिमिनल रिकॉर्ड थाने में बनता कैसे है? अगर आपके ख़िलाफ़ थाने में कोई एप्लीकेशन आ गई है, उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, तो फिर ये समझ लें कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। अब ये क्रिमिनल रिकॉर्ड कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसका सिर्फ स्टेटस थाने में चेंज कर दिया जाता है। अगर आप के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर थी, आप बेल आउट हुए, उसके बाद आपका ट्रायल हुआ, ट्रायल में आप बरी हो गए, तो बरीयत का आप ऑर्डर लेके मुतलका पुलिस ऑफिसर्स के पास या कंसर्निंग डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, तो वो आपके जो मुकदमा है उसके आगे उसका स्टेटस चेंज कर देंगे। तो मैंने अक्सर औक़ात प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो फ्रॉडी होते हैं, ये लोगों को कहते हैं कि आप हमें पैसे दें, हम आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो ख़त्म करा देते हैं। ये झूठ बोल रहे होते हैं, कभी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता।